हेलो एवरीवन, वेलकम टू समता एजुकेशन ट्रस्ट। दिस इज नीलम, योर मेंटर फॉर इंग्लिश, एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं फिलर्स, मतलब कि फिल इन द ब्लैंक्स। सो देखते हैं ये क्या होता है, फिलर्स या फिल इन द ब्लैंक्स। एज यू कैन सी हियर, एक सेंटेंस दिया हुआ है। इस सेंटेंस में एक वर्ड एडिट कर दिया गया हुआ है, मतलब कि यहाँ से एक वर्ड को हटा दिया गया है। एंड ये जो एडिटेड वर्ड है, इन किसी 5 ऑप्शन में से कोई एक वर्ड है जो यहाँ से एडिट कर दिया गया है। तो आपको बताना है कि इन 5 ऑप्शन में से कौन सा ऐसा वर्ड है जो यहाँ पर ग्रामेटिकली एंड कंटेक्चुअली दोनों तरीके से फिट होगा। सो आप एज यू कैन सी कि ये जो टॉपिक है फिलर्स या फिल इन द ब्लैंक्स, ये पूरा का पूरा आपकी वोकैबुलरी पर बेस्ड है कि जितनी आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग होगी, जितनी आपकी वोकैबुलरी पे कमांड होगी, उतने इजीली आप इस टॉपिक को सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि अगर यहाँ पर ये 5 वर्ड्स दिए गए हैं एंड सपोज मुझे इस वर्ड का मीनिंग नहीं पता रिवैम्प का, एंड मैंने कुछ और मार्क कर दिया, तो चांसेस है कि जो मैंने मार्क किया वो बिल्कुल गलत हो सकता है। क्योंकि मुझे इस वर्ड का मीनिंग नहीं पता था, तो हम क्या करते हैं, हम ऐसे ही उसे छोड़ देते कि इस वर्ड का मीनिंग नहीं पता तो इसको देखेंगे भी नहीं। बाकी 4 ऑप्शंस में से डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ ये वर्ड फिट हो रहा है, सही लग रहा है सुनने में, तो ये सही है। तो ऐसा कभी नहीं होता है, क्योंकि आपको पता है इस तरीके से अगर सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन रॉन्ग होने के बहुत ज्यादा चांसेस बनते हैं एंड एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी होती है। सो गाइस, फिर से बता दूं कि ये जो टॉपिक है ये पूरा का पूरा वोकैबुलरी पर बेस्ड है, इसके लिए आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग होनी चाहिए। सो आज का सेशन शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो यहाँ पर देखते हैं, द स्टेट गवर्नमेंट हैज टेकन पॉजिटिव स्टेप्स टू डैश द एजुकेशन सिस्टम। तो यहाँ देखते हैं, अब यहाँ पर हमें दिख रहा है टू, एंड टू के बाद हमें पता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है जिसे हम इन्फिनेटिव कहते हैं, कि टू के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे कि यहाँ पर ये तो वर्ब का सेकेंड या थर्ड फॉर्म है, ये तो पास्ट फॉर्म है, तो मतलब कि ये ऐसे ही हम इसे एलिमिनेट कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे इस ऑप्शन को। अगेन ये भी देखेंगे पास्ट फॉर्म में, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो वर्ड आएगा वो फर्स्ट फॉर्म में ही होना चाहिए। तो यहाँ पर ये फर्स्ट फॉर्म में, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर ये फर्स्ट फॉर्म में, यहाँ पर ये भी फर्स्ट फॉर्म में। सो अब चेक करेंगे मीनिंग से, टू इंक्रीज द एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम को इंक्रीज करने के लिए, कंटेक्चुअली सही फिट नहीं हो रहा है ये भी। टू रिवैम्प, अगर बात करें रिवैम्प की, तो रिवैम्प मतलब होता है किसी चीज को रिन्यू करना, या किसी चीज को कह सकते हैं इम्प्रूव करना। सो यहाँ पर पॉजिटिव स्टेप्स टू इम्प्रूव द एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए, सो बिल्कुल ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो सकता है। देन नेक्स्ट है डिस्पेल, डिस्पेल मतलब होता है टू मेक अ डाउट, किसी पर कोई डाउट करना, ये होता है डिस्पेल। सो यहाँ पर ये ऑप्शन बिल्कुल फिट नहीं होगा। सो यहाँ जो सही आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर डी। आई होप सारी चीजें क्लियर है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको सॉल्व करना है। तो देखिए इसका आंसर क्या हो सकता है। So let's check guys.
agriculture and education sectors are one of the most dash sectors in the global market. यहाँ पर ये most आ गया है, मतलब हमें समझ में आ गया है कि यहाँ पर जो भी आएगा वो एडजेक्टिव होगा. ओके, दूसरा कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच यहाँ पर नहीं आ सकता. तो देखते हैं, एग्रीकल्चर एंड एजुकेशन सेक्टर आर वन ऑफ द मोस्ट बेनिफिट सेक्टर्स, नहीं, गलत हो जाएगा. आर वन ऑफ द मोस्ट नेसेसिटी, नेसेसिटी भी नहीं होगा, ये तो नाउन है, हमें यहाँ पर एडजेक्टिव चाहिए. देन नेक्स्ट इज प्रॉफिट सेक्टर, ये भी नहीं होगा, अगेन दिस इज नाउन. देन ल्यूक्रेटिव, ल्यूक्रेटिव मतलब होता है अट्रैक्टिव, या हम कह सकते हैं जिससे हमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो, तो मतलब कह सकते हैं इसे प्रॉफिटेबल. तो प्रॉफिटेबल सेक्टर इन द ग्लोबल मार्केट, यस बिल्कुल हो सकता है, ये एडजेक्टिव भी है. एंड इम्पोर्टेंस तो बिल्कुल ही नहीं होगा, इम्पोर्टेंट होता अगर एडजेक्टिव होता तो हो भी जाता. मतलब यहाँ पर जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा प्रॉफिटेबल, बिकॉज यहाँ पर हमें एडजेक्टिव की जरूरत है, ना कि नाउन की. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. So let's check. Shalini is an aware citizen, okay, who has always dash to contribute to the progress of the country. तो यहाँ पर हमें देखना है कि यहाँ सही आंसर क्या होगा. शालिनी इज एन अवेयर सिटीजन हु ऑलवेज विश्ड, हमेशा उसने विश किया है, टू कंट्रीब्यूट टू द प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री, बिल्कुल हो सकता है. हु हैज ऑलवेज, एडमायरिंग कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं, यहाँ पर कोई पास्ट फॉर्म ही आएगा कि हमेशा उसने विश की है कि वो कंट्रीब्यूट कर पाए, तो इस तरीके से तो एडमायरिंग कंटिन्यूअस फॉर्म है, बिल्कुल नहीं. वो ऑलवेज प्रिपेयर टू, नहीं, यहाँ पर हमें पास्ट फॉर्म की ही जरूरत है. मोटिवेटिंग आईएनजी फॉर्म नहीं आएगा. एंड स्टिमुलेट भी नहीं आएगा. एंड स्टिमुलेट मतलब होता है किसी को अराउज करना, या हम कह सकते हैं किसी को एनकरेज करना कुछ करने के लिए. तो यहाँ पर ये भी वर्ड नहीं आए, फिट होगा. तो सही आंसर क्या हो जाएगा, विश्ड. हम लोग यहाँ पर बेसिक टू हाई लेवल में जाने वाले हैं, इसलिए हम अभी कुछ बेसिक क्वेश्चंस करेंगे, फिर हाई लेवल पे स्विच करते हैं. सो फोर्थ क्वेश्चन देखिए क्या हो सकता है इसका सही आंसर.
So let's check. In the beginning, Sonal dashed and could not find quite the car she dreamt of. Look after, तो look after की अगर बात करें तो look after मतलब होता है किसी की देखभाल करना, है ना, कि माई पेरेंट्स लुक आफ्टर मी मतलब मेरी देखभाल करते, तो यहाँ पर लुक आफ्टर नहीं होगा. देन लुक अराउंड मतलब होता है कि किसी चीज को फाइंड करना, जो आपको चाहिए है उसे अगर आप सर्च कर रहे हो इधर उधर तो उसे हम कहते हैं लुक अराउंड. तो यहाँ पर लुक अराउंड सही फिट होगा कि उसने देखा लेकिन उसे वो कार नहीं मिली. लुक अबव, अबव मतलब ऊपर नहीं, लुक आउट नहीं, एंड लुक डाउन भी नहीं. सो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी. एंड ये जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन यहाँ पर फ्रेजल वर्ब से था. सो हमने कुछ फ्रेजल वर्ब्स भी डिस्कस किए थे एंड बाकी जो लिस्ट है आपको गूगल पर मिल जाएगी, आप सारे रेफर कर सकते हो. लेकिन एक बेसिक आइडिया मैंने आपको जब वर्ब्स हमने डिस्कस किया था तब बता दिया था कि फ्रेजल वर्ब क्या होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सो यहाँ पर अगर देखेंगे इन है एंड इनके बाद जनरली वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है. सो लिखते हैं has played the RBI has played conservative in introduce, बिल्कुल नहीं, इंट्रोड्यूसिंग होता तो हो भी जाता, नहीं होगा ये भी. इन इम्प्रूविंग शायद ये हो सकता है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा. एंड ये भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पर इनके बाद जनरली वर्ब की आईएनजी फॉर्म ही आती है. सो यहाँ पर देखेंगे इम्प्रूविंग अ रेट कट ऑफ जस्ट 25 बेसिस पॉइंट, या अनाउंस किया है, इम्प्रूव नहीं होगा. यहाँ पर क्या हो जाएगा अनाउंस, क्योंकि आरबीआई जनरली अनाउंस भी करती है, अनाउंस ही करती है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अब यहाँ पर डायरेक्शन चेंज है. यहाँ पर बोला गया है द फॉलोइंग क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ सिंगल सेंटेंस. एक सिंगल सेंटेंस होगा, ब्लैंक भी एक ही होगा. यू आर गिवन 6 वर्ड्स, 6 वर्ड्स होंगे अब ऑप्शन में आपके पास एज योर चॉइसेस, एंड फ्रॉम 6 चॉइसेस यू हैव टू पिक 2 करेक्ट आंसर्स. तो आपको ऐसे 2 वर्ड पिक करने हैं जो सही फिट होंगे उस एक ब्लैंक में, कि ब्लैंक तो एक है लेकिन यहां पर जो वर्ड होंगे वो वर्ड 2 होंगे. सो यहाँ पर देखेंगे ईदर ऑफ विच विल मेक द सेंटेंस मीनिंगफुली कंप्लीट, मतलब वो ऐसे 2 वर्ड होंगे जो दोनों यहाँ पर इस ब्लैंक में फिट हो रहे हो. सो लेट्स चेक द क्वेश्चन. सो यहाँ देखेंगे द मोस्ट इफेक्टिव मेजर टू कीप रोड सेफ इज डैश ऑफ रूल्स विद 0 टॉलरेंस टू वायलेशन. सो ब्लैंक तो एक है लेकिन यहाँ अगर आप ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर 1 2 3 4 एंड 5, यहाँ पर 2 वर्ड्स है. यहाँ पर देखिए ये है आपके ऑप्शन ABCDENF, ये 6 वर्ड्स है. आपको बताना है इन 6 वर्ड्स में से कौन से 2 वर्ड्स है जो यहाँ पर सही तरीके से फिट होंगे. सो आपको वो पेयर बतानी है उन 2 वर्ड्स की जो कंटेक्चुअली एंड ग्रामेटिकली यहाँ पर फिट होंगे. सो देखिए क्या हो सकता है इसका आंसर.
let's check guys. The most effective measure to keep roads safe is dash of rules with zero tolerance to violation. So यहाँ पर अगर वर्ड्स देखिए, फुलफिलमेंट, एनफोर्समेंट. एनफोर्स मतलब क्या होता है? किसी चीज को इम्पोज करना, हिंदी में उसे कहते हैं लागू करना. देन इम्पोजिशन मतलब भी इम्पोज ही करना होता है. ऑब्लिगेशन मतलब पता ही होगा आपको, हमारी जो ड्यूटीज होती है, हमारी जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, उसे हम कहते हैं ऑब्लिगेशन. उन्हें हम कहते हैं ऑब्लिगेशंस. तो यहाँ देखेंगे, द मोस्ट इफेक्टिव मेजर टू कीप रोड सेफ इज डैश ऑफ द रूल्स विद टॉलरेंस टू वायलेशन. हमारे पास ये 5 ऑप्शन है, तो लेट्स चेक ईच ऑप्शन वन बाय वन. तो यहाँ पर देखेंगे, रोड सेफ इज फुलफिलमेंट ऑफ रोड्स रूल्स विद जीरो टॉलरेंस. फुलफिलमेंट, किसी चीज को फुलफिल करना, किसी रिक्वायरमेंट को फुलफिल. लेकिन यहाँ पर वो बोला जा रहा है रूल्स, और रूल्स का फुलफिलमेंट ये सही नहीं जा रहा, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए सही फिट नहीं हो रहा. सो हम बी को नहीं चेक करेंगे यहाँ पर. देन बी और सी है, सो लेट्स चेक बी. रोड सेफ इज एनफोर्समेंट ऑफ द रूल्स. हाँ, एनफोर्स करना, इम्पोज करना, जो भी रूल्स बनाए हैं बिल्कुल होगा. एंड सी चेक करते हैं ऑब्लिगेशन. ऑब्लिगेशन मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी या ड्यूटी, तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा, ये नाउन है यहाँ पर, ये फिट नहीं होगा. देन नेक्स्ट सी, अभी हमने चेक किया सी आ ही नहीं सकता, तो इस ऑप्शन को भी हम रिजेक्ट कर देंगे, एलिमिनेट. एंड यहाँ पर भी सी है, इसलिए इसे भी हम एलिमिनेट कर देंगे. सो लास्ट हमारे पास बी एंड ई बचा है, तो यही हमारा आंसर होगा कि ऊपर वाले 4 हमने सारे एलिमिनेट कर लिए. एक बार चेक कर लेते हैं. एनफोर्समेंट ऑफ रूल्स तो बिल्कुल सही है, एंड ई बोल रहा है इम्पोजिशन. सो इम्पोज एंड एनफोर्समेंट बोथ आर सिनोनिम्स ऑफ ईच अदर. तो यही हमारा सही ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन चॉइस होगी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. So let's check. टर्निंग अराउंड अ डैश शिप. शिप मतलब पानी वाली शिप की बात की जा रही है, इज नेवर इजी. सो लेट्स चेक ए एंड डी. लार्ज शिप इज नेवर इजी, लार्ज तो सही है. डी लिखते हैं ह्यूज शिप. ह्यूज मतलब भी बहुत बड़ी, तो ये भी सही हो सकता है हमारा आंसर. लेकिन हमें फिर भी बाकी के सारे ऑप्शंस चेक करना जरूरी होता है. देन बी स्मॉल शिप इज नेवर इजी, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा. देन सी है यहाँ पर, सी मतलब टाइनी, मतलब भी बहुत छोटी, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा. देन अगेन सी है, सी मतलब टाइनी नहीं, क्योंकि यहाँ पर बोला जा रहा है इज नेवर इजी, मतलब कि वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है. एंड लास्ट इज बी एंड ई. सो बी मतलब यहाँ पर स्मॉल,
ये भी गलत ही हो जाएगा, एंड ई मतलब एक्स्ट्रावेगेंट, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने देखा कि ये जो दो वर्ड्स थे एक्स्ट्रावेगेंट एंड एक्सॉर्बिटेंट, ये बिल्कुल आउट ऑफ कंटेक्स्ट थे, इस सेंटेंस से कुछ लेना देना ही नहीं था इन वर्ड्स का। लेकिन ये जो वर्ड्स है ये बहुत मतलब बहुत सारे पैसेजेस में, एग्जाम्स में देखे जाते हैं। सो एक्स्ट्रावेगेंट की अगर बात करूं तो इस वर्ड का मीनिंग होता है स्पेंड थ्रिफ्ट, मतलब बहुत ज्यादा खर्चीला। एंड एक्सॉर्बिटेंट की बात करें तो इसका मतलब होता है अनरीजनेबली हाई। अनरीजनेबली हाई मतलब कि बहुत ही ज्यादा किसी चीज की हाई प्राइस होती है, हाई लेवल होता है, उसे हम कहते हैं एक्सॉर्बिटेंट। जैसे मैंने कहा, इस अगर इस वर्ड का एग्जाम्पल दूं, सम होटल्स चार्ज exorbitant rates, इस तरीके से सम होटल्स चार्ज एक्सॉर्बिट ऐसे एल है सॉरी है होटल्स चार्ज एक्सॉर्बिटेंट रेट्स, मतलब इतने की अनरीजनेबली बहुत ज्यादा हाई है। एंड एक्स्ट्रावेगेंट मतलब स्पेंड्रिफ, मतलब कि बहुत ज्यादा जो खर्चा करते हैं लोग उन्हें हम कहते हैं एक्स्ट्रावेगेंट या स्पेंड थ्रिफ्ट। सो यहाँ पर हमारी जो करेक्ट चॉइस होगी वो होगी ए एंड डी, दैट इज लार्ज एंड ह्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। So let's check. It must give policymakers a dash of satisfaction that the slowdown seen during the last fiscal year and in the first quarter has been reversed. तो यहाँ पर चेक करेंगे. It must give policymakers a है allocation. Allocation of satisfaction बिल्कुल गलत हो रहा है, ये ऑप्शन नहीं होगा. Then B, पॉलिसी मेकर्स अ मेजर ऑफ सेटिस्फेक्शन दैट स्लो डाउन सीन, हो सकता है बी. एंड डी देखते हैं, डी है बिट, और बिट मतलब होता है किसी चीज की स्मॉल क्वांटिटी ऑफ समथिंग या स्मॉल पार्ट क्वांटिटी, हाँ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ समथिंग, ये किसी चीज का छोटा सा पार्ट, उसे हम कहते हैं बिट. तो यहाँ पर अ बीट ऑफ सेटिस्फेक्शन या मेजर मतलब भी मेजरमेंट या किसी चीज का कोई पार्ट. तो यहाँ पर ये बी एंड डी सिनोनिम्स लग रहे हैं, तो ये ऑप्शन सही हो सकता है, लेकिन बाकी चेक करना भी हमें जरूरी होता है. सी ऑब्लिगेशन ऑफ सेटिस्फेक्शन, अभी मैंने कहा था आपसे ऑब्लिगेशन मतलब ड्यूटी या रेस्पॉन्सिबिलिटी, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा. देन सी अगेन इसमें आ गया, नहीं होगा. देन बी इसमें आ गया है, बी तो सही है लेकिन ई चेक करना है, क्योंकि अभी भी हमने चेक किया और हमें सही लग रहा था. तो यहाँ पर ई को चेक कर लेते हैं. एंड ई इज द प्रोसीजर ऑफ सेटिस्फेक्शन, तो ये तो ई बिल्कुल फिट नहीं होगा. मतलब कि हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी, दैट इज बी एंड डी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं.
So let's check. The dawn of the information age open up great opportunities for the dash use of data. So यहाँ पर चेक करते हैं complete use of data. ऑन बी है एनफोर्स्ड यूज ऑफ डेटा. एनफोर्स्ड मतलब क्या होता है? एनफोर्समेंट करना, अगेन इम्पोज करना. तो ये बी ऑप्शन तो फिट नहीं हो रहा. अगर ए लग भी रहा है लेकिन ये बी से रिजेक्ट हो जाएगा ये ऑप्शन. देन नेक्स्ट इज कंप्लीट एंड सी है बेनिफिशियल यूज ऑफ डेटा. ओपन अप ग्रेट अपॉर्चुनिटीज फॉर दी. यहाँ पर सी है बेनिफिशियल. सो क्या बेनिफिशियल हो सकता है? यस, सी हो सकता है बेनिफिशियल. एंड ए जो है हमारा ये है कंप्लीट यूज ऑफ डेटा. तो चलो इसे हम ऑप्शन में रख लेते हैं अभी, बाकी ऑप्शन चेक करेंगे. देन नेक्स्ट इज एनफोर्स. तो एनफोर्स अभी देखा नहीं फिट होगा. देन अगेन सी को हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया है एंड ई चेक कर लेते हैं. तो ई में है फेवरेबल. सो ये भी ऑप्शन सही लग रहा है. देन बी चेक करते हैं. तो बी हमने एलिमिनेट कर दिया था स्टार्टिंग में ही, यहाँ भी एंड यहाँ भी. सो ये नहीं होगा. सो हमारे पास अब दो ऑप्शन है. अब हमें देखना है कि इन दो ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही होगा. ये जो हम सॉल्व कर रहे हैं ये एलिमिनेशन मेथड से ही, कि हमने ये जो तीन ऑप्शंस थे ये तीन ऑप्शंस को बिल्कुल यहाँ से एलिमिनेट कर दिया है. एंड अब ये जो दो ऑप्शंस है इन दो ऑप्शंस में से हम देखेंगे कि कौन सा सही ऑप्शन होगा. तो यहाँ पर है कंप्लीट एंड बेनिफिशियल और यहाँ पर है बेनिफिशियल एंड फेवरेबल. सो यहाँ पर ये सेकेंड ऑप्शन से ज्यादा ये सही लग रहा है हमें कि बेनिफिशियल एंड फेवरेबल यूज ऑफ डेटा, कि जिसकी जरूरत है उस तरीके से हम यूज करें. तो यहाँ पर सही ऑप्शन जो हो जाएगा ये होगा ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट क्वेश्चन. तो यहाँ पर ये जो मिसिंग है ये हो जाएगा इम्प्लीमेंट. दे देती हूँ मैं आपको ऑप्शन. ठीक है, यहाँ से कुछ मिस हो गया है तो समझ लो ये इम्प्लीमेंट है वर्ड. सो लेट्स चेक. अंडर प्रोविडेंट फंड पीएफ रेगुलेशन पीएफ इज डैश एट 12% अगेंस्ट बेसिक वेजेस. तो यहाँ पर पीएफ को क्या किया जाता है, यहाँ पर कुछ कैलकुलेशन की बात की कि 12% अगेंस्ट बेसिक वेजेस के अगेंस्ट इतना ऐसे ऐसे कैलकुलेट. तो यहाँ पर फर्स्ट है कंप्यूटेड. कंप्यूट मतलब अगेन होता है कैलकुलेट. जज मतलब भी वही होता है, मतलब किसी को जज करना. एडमोनिश जो यहाँ पर जो वर्ड दिया हुआ है ये बिल्कुल आउट ऑफ कंटेस्ट है. इसका मतलब होता है कैस्टिगेट करना, या फिर हम कह सकते हैं किसी को स्कोल्ड करना, डांट फटकार लगाना. एंड देन कैलकुलेटेड भी सही है एंड इम्प्लीमेंट गलत
हो जाएगा। सो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप यहीं से डायरेक्टली सिलेक्ट कर सकते हो, अगर इस तरीके के इजी क्वेश्चंस आते हैं तो डायरेक्टली आप इससे भी कर सकते हो, एंड देन ऑप्शन चेक करना लेकिन जरूरी होता है। सो अंडर प्रोविडेंट फंड रेगुलेशन पीएफ इज, ए है कंप्यूटेड एंड बी इज जज्ड। तो जज तो नहीं होगा, जज तो किसी शो को कोई शो चल रहा है उसे हम जज करते हैं, या किसी पर्सन को जज करते हैं, पीएफ को तो जज नहीं करेंगे तो नहीं हो जाएगा। देन बी जज अगेन आ गया, नहीं होगा। देन अगेन ए आया है एंड डी इज कैलकुलेटेड, यस बिल्कुल सही लग रहा है। ए मतलब कंप्यूट करना एंड डी मतलब कैलकुलेट, दोनों जो वर्ड्स है ये दोनों सिनोनिम्स है एक दूसरे के, तो सो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। एंड यहाँ पर भी जो बात की जा रही है कैलकुलेट करने की ही बात की जा रही है। देन अगेन यहाँ पर सी एडमोनिस्ट है, अभी मैंने बताया आउट ऑफ कंटेक्स्ट है, कोई लेना देना ही नहीं है, इसका मतलब होता है डांट फटकार लगाना या स्कोल्ड करना। देन अगेन बी यहाँ पर आया है एंड बी जज है, तो फिर से ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। मतलब हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ए एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए गाइस यहाँ पर डायरेक्शन चेंज है, मतलब ये कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन है। In the given questions, one statement with a blank is given along with 4 words. Okay, एक स्टेटमेंट है और ब्लैंक भी एक ही है, is given along with 4 words. 2 of them words can fit the given blank. 5 option with various combinations. यहाँ भी हमें कॉम्बिनेशन दिए हुए हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हो एक सेंटेंस है, एक सेंटेंस में यहाँ पर एक ब्लैंक है एंड 4 ऑप्शंस है, लेकिन यहाँ पर आपको ये कॉम्बिनेशन में ये आपके सही ऑप्शन है, इनमें से आपको बताना है कि आपका सही ऑप्शन कौन सा होगा। तो ये फोर वर्ड्स हैं, 4 वर्ड्स का ये कॉम्बिनेशन है। तो आपको अगेन यहाँ भी बताना है कि ये क्या, ये ए मतलब कि बफेटेड एंड बी मतलब कि डीलिंग, तो क्या बफेटेड एंड डीलिंग दोनों वर्ड्स यहाँ पर फिट हो सकते हैं। अब दोनों वर्ड्स मतलब दोनों एक साथ नहीं, अलग अलग, कि एक बार बफेटेड भी सही हो, एक बार यहाँ पर डीलिंग भी सही हो। तो हमें बताना है कि कौन से 2 वर्ड्स है, कौन सी पेयर है जो यहाँ पर फिट होगी। सो देखिए यहाँ पर क्या हो सकता है। So let's check. The Indian economy, which is dashed with several challenges, is expected to grow 6 to 6.5% in 2021, according to the economic survey tabled in Parliament on Friday. So let's check each option. यहाँ पर बोला जा रहा है A and B. So अगर बात करें इस वर्ड बफेटेड की, बफेटेड मतलब होता है यहाँ पर afflict. Okay, afflict someone किसी डिफिकल्टी या किसी भी प्रॉब्लम से ओवर अ लॉन्ग टाइम, कि लंबे समय से कोई दिक्कत या कोई प्रॉब्लम चल रही है, उसे हम कहते हैं बफेटेड। जैसे शी वॉज बफेटेड विद फाइनेंशियल प्रॉब्लम फ्रॉम लास्ट 2 years, इस तरीके से। ओके, सो यहाँ पर नेक्स्ट डीलिंग तो पता ही होगा, क्लस्टर ऑफ स्टार्स होता है। तो क्लस्टरिंग का मतलब होता क्या है, जो चीज ग्रुप में होती है, जो विच इज सिचुएटेड इन द ग्रुप, उसे हम कहते हैं क्लस्टर्ड। एंड फेसिंग भी पता है। सो लेट्स चेक ईच ऑप्शन। ए एंड बी यहाँ पर बोला है विच इज बफेटेड विद सेवरल चैलेंजेस। यस, ए जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही जा सकता है यहाँ पर, बफेटेड विद सेवरल चैलेंजेस।
तो ये हो सकता है, लेकिन बी क्या बोल रहा है, बी इज डीलिंग विथ सेवरल, विच इज इकोनॉमी विच इज डीलिंग विथ सेवरल चैलेंजेस। तो क्या ये यहाँ पर सही हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है ना, इंडियन इकोनॉमी जो डील कर रही है सेवरल प्रॉब्लम से। देन नेक्स्ट है बी है यहाँ पर, तो बी तो अभी चेक किया, सी चेक कर लेते हैं यहाँ पर। सी इज क्लस्टर्ड, क्लस्टर्ड मतलब ग्रुप, या जो चीज ग्रुप में सिचुएटेड होती है उसे हम कहते हैं, तो ये नहीं होगा। देन अगेन बी है, बी तो हो सकता है, लेकिन डी को हम चेक करेंगे। डी इज फेसिंग विथ सेवरल, फेसिंग विथ आ गया है, एंड इस विथ प्रपोजिशन के साथ ये फेसिंग नहीं जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। क्योंकि अगर सिर्फ फेसिंग सेवरल चैलेंजेस तो होता, फेसिंग विथ, फेसिंग के साथ कोई प्रपोजिशन का यूज नहीं किया जाता। देन नेक्स्ट है सी, एंड सी अभी हमने देखा क्लस्टर्ड या आउट ऑफ कंटेक्स्ट वर्ड है, इसका कोई लेना देना नहीं है इस सेंटेंस से। देन अगेन ए तो सही है, लेकिन डी अभी हमने रिजेक्ट कर दिया, फेसिंग नहीं आ सकता। तो सही जो ऑप्शन हो जाएगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए एंड बी, मतलब कि बफेटेड एंड डीलिंग विल करेक्टली फिट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो लेट्स चेक। सो यहाँ पर अगर बात करें, क्लीन सभी को पता है, बेस्टो मतलब क्या होता है, किसी को कुछ प्रेजेंट या कन्फर, क्या कोई चीज हो सकती है यहाँ पर, या हम कह सकते हैं कोई ऑनर, कोई रेस्पेक्ट या कोई गिफ्ट देना, उसे हम कहते हैं बेस्टोड विथ, है ना, बेस्टो के साथ विथ आता है हमेशा। देन रेस्ट्रिक्टेड तो पता ही होगा, एंड कंटेंट। तो हम चेक करते हैं कि यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो सकता है हमारा। तो देखिए यहाँ पर अभी जैसे कि मैंने आपसे बताया कि बेस्टोव के साथ हमेशा विथ आता है, ही वॉज बेस्टोड विद दिस अवार्ड, ही वॉज बेस्टोड विद दिस थिंग, इस तरीके से। तो ये बेस्टो को हम यहीं पर रिजेक्ट कर देंगे। सो जहां जहां भी बेस्टोड है, मतलब कि बी यहाँ पर आ रहा है, ये नहीं आएगा, बी यहाँ आ रहा है, ये नहीं आएगा, ओके। और ये बी यहाँ भी है, तो नहीं होगा, क्योंकि बेस्ट ऑफ के साथ विथ, अगर सपोज यहाँ पर विथ होता ना तो यहाँ आ भी सकता था। वैसे सेंटेंस को पढ़ा नहीं है तो हम चेक कर लेते हैं। द विजिटर डैश द होस्ट टू 156 फॉर 9 विद जसप्रीत बुमराह क्लेमिंग 3 विकेट्स फॉर 12 रन। सो यहाँ पर हम चेक करेंगे कि विथ तो है नहीं, तो ये तो रिजेक्ट ही हो गए देखते बराबर। अगर आपको पता होता है कि इस वर्ड के बाद ये प्रिपोजिशन फॉलो होता है, तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते थे, क्योंकि ये तीन ऑप्शन ऐसे ही रिजेक्ट हो चुके हैं। सो यहाँ पर कोई विथ नहीं है, इसलिए ये तीन ऑप्शन नहीं आएंगे, क्योंकि बेस्ट ऑफ के बाद हमेशा विथ आता है। सो यहाँ हम चेक करते हैं सी एंड डी को। द विजिटर्स रेस्ट्रिक्टेड द होस्ट टू 156 फॉर 9 विद जसप्रीत बुमराह, हो सकता है ये। एंड डी, द विजिटर्स कंटेन द होस्ट, तो ये भी यहाँ पर हो सकता है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी एंड डी, क्योंकि अगेन यहाँ पर अगर ए बात करें तो क्लीन्ड वर्ड यहाँ पर फिट नहीं होता। सो सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा हमारा सी एंड ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लेट्स चेक हिज his comforting words helped to dash me in my faith during those dark days. यहाँ पर अगेन टू आया है एंड टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी. सो लेट्स चेक. एंड यहाँ पर सारे ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही है तो एलिमिनेट नहीं हो पाएगा इस तरीके से. सो यहाँ पर हम चेक करते हैं. फर्स्ट वर्ड है यहाँ पर टॉर्मेंट. एंड टॉर्मेंट मतलब होता है सफरिंग या कोई एगोनी. एगोनी मतलब कोई प्रॉब्लम, कोई पेन, कोई फिजिकल या मेंटल एगोनी है ये. कोई फिजिकल या मेंटल जो प्रॉब्लम होती है उसे हम कहते हैं टॉर्मेंट. देन सेकंड वर्ड है सस्टेन. सस्टेन मतलब क्या होता है? किसी चीज को मेंटेन करना या किसी चीज को सपोर्ट करना, ये होता है सस्टेन. देन नेक्स्ट इज प्लेग. सो प्लेग की अगर बात करें तो प्लेग एक डिसीज भी होती है, लेकिन यहाँ पर कॉज सफरिंग टू, किसी को सफरिंग मतलब कि किसी को कोई नुकसान पहुंचाना और वो सफर कर रहा है, उसे हम कहते हैं प्लेग. एंड नेक्स्ट इज कंफर्ट, तो सभी को पता होगा. तो यहाँ देखते हैं हिज कंफर्टिंग वर्ड्स हेल्प टू. लेट्स चेक ऑल दी ऑप्शंस. तो यहाँ पर बोला जा रहा है फर्स्ट में है ए टॉर्मेंट. सो हेल्प टू टॉर्मेंट मी इन माई फेथ. टॉर्मेंट मतलब सफरिंग या एगो, और यहाँ पर तो फेथ की बात की जा रही है तो ये बिल्कुल भी गलत हो जाएगा. देन नेक्स्ट है बी एंड सी. बी को चेक करते हैं. सस्टेन मी, यहाँ पर सस्टेन हो सकता है क्या? यस, सस्टेन मतलब कि किसी चीज को सपोर्ट करना, ये मैंने कहा किसी चीज को स्ट्रेंथन भी करना, किसी चीज को स्ट्रेंथन करना, किसी चीज को और मजबूत करना, तो इसके अपना जो फेथ है, विश्वास को मजबूत करना, तो ये बिल्कुल बी हो सकता है. लेकिन सी को चेक करते हैं. प्लेग एंड प्लेग मतलब सफरिंग नहीं, यहाँ पर फेथ की बात की जा रही, कुछ पॉजिटिव टाइप का ही वर्ड होना चाहिए, तो सी जो है ये एलिमिनेट हो जाएगा. देन नेक्स्ट इज बी. बी अभी हमने देखा हो सकता है, लेकिन डी को चेक करते हैं. हेल्प टू कंफर्ट मी इन माई फेथ ड्यूरिंग. तो यहाँ पर ये बी कंफर्ट वर्ड आ रहा है, लेकिन कंफर्ट हमें सही नहीं लग रहा है, इसलिए हम इसे अभी होल्ड करते हैं, बाकी सारे ऑप्शन को चेक कर लेते हैं. देन नेक्स्ट इज सी है. सी अगेन यहाँ पर क्या है? प्लेग. सो प्लेग यहाँ पर बिल्कुल गलत ऑप्शन है. देन ए एंड डी. एंड ए और ए को तो हमने पहले ही रिजेक्ट कर चुके हैं. सो सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो हमारा होगा बी एंड डी. आई होप सारी चीजें क्लियर हो गई है. सो थैंक यू वेरी मच गाइस.